हेलो बच्चों, और ध्यान हो, हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे जिसमें से हम तुम्हें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बता चुके थे। आज हमें बताना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो जरा गौर से देखो, कहा था कि प्लांट बॉडी में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट बॉडी में 3 सिस्टम दिए थे, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे कि एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को स्वयं 2 भागों में बांटा जाता है। अभी बना के दिखाएंगे। किसमें किसमें? नंबर 1 कॉर्टेक्स, नंबर 2 मेड्यूला। ठीक, अभी हम अपने हिसाब से बता दें, बाद में कुछ चेंज कर देंगे। और स्वयं कॉर्टेक्स को हम तुम्हें दिखाएंगे। अभी 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें किसमें? नंबर 1 हाइपोडर्मिस, चाहे कह दो 3 भागों में बांटा जाता है, चाहे कह दो कॉर्टेक्स स्वयं 3 भागों में डिफरेंशिएट हो जाता है। नंबर 2 कौन सा है भाई? नंबर 2 जनरल कॉर्टेक्स, ये मेन आम भाषा में जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं यही। और नंबर 3 हम बताएंगे इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, ठीक। अभी हम कॉर्टेक्स को 3 भागों में तुम्हें दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। इसी तरह जो मेडुला होता है वो भी 2 भागों में डिफरेंशिएट हुआ करेगा। नंबर 1 पेरीसाइकिल और नंबर 2 पिथ। ये चूंकि मेरा कॉन्सेप्ट था, वरना किताबें पिथ का ही दूसरा नाम मेडुला बताती है, लेकिन मेरा फंडा गलत ना हो जाए, गड़बड़ ना कर जाए, इसलिए हमने यहां पर लिखा। हालांकि एनाटॉमी जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे इसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द लिखा जाता है जिसको कहा करेंगे स्टील। क्या कहा करेंगे? स्टील। तो एक एक करके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं कि कैसे कॉर्टेक्स और मेडुला बनता है, क्या हाइपोडर्मिस का रोल होता है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा देखो, मान लो कि ये कोई प्लांट है। ऐसा डाइकॉट मोनोकॉट दोनों समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले डाइकॉट पे पढ़ लेते हैं। जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो डाइकॉट मोनोकॉट में कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट समझो कि बनता कैसे। तो सबसे पहले मान लो ये है कोई प्लांट, ये है उसकी रूट और ये है उसकी लीफ। ठीक, मान लो हम तुम्हें स्टेम काट के दिखाएं। स्टेम, लीफ भी काट के दिखाएंगे, कोई बात नहीं। स्टेम काट के दिखाएं या रूट काट के दिखाएं। ठीक, तो हम तुमसे बड़ा कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब भी कोई प्लांट पार्ट बनता है, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, एंथर हो, ओब्यूल हो, प्लांट बॉडी में सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है? पैरेन्काइमा। हमेशा पैरेन्काइमा ही बनेगा। तो सबसे पहले हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ाने जा रहे हैं, याद रखना। हमने क्या किया? पैरेन्काइमेटस सेल का एक मास बनाया। पैरेन्काइमेटस सेल्स की खास बात होती है, थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। वही हम बनाने जा रहे हैं अभी। देखो एनाटॉमी इतनी मजेदार है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ नहीं करना है ना। ऐसे एक बनाएंगे डायग्राम, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो अभी हमने थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल का एक मास बनाया, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैरेन्काइमेटस सेल्स का कहें एक मास बनाया। ठीक, और इसी मास को कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। क्या कहेंगे इसी को? ग्राउंड टिश्यू। अभी दिखा रहे, चूंकि ये सेल्स थिन वॉल्ड है, धूल मिट्टी बैक्टीरिया अंदर जा सकती है, पौधा तो बर्बाद हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या किया भगवान ने? जैसे हमारे प्रत्येक बॉडी ऑर्गन पर सिर से लेकर पैर तक धूल मिट्टी बैक्टीरिया से प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्किन बनाई, हमारी डर्मा बनाई।
वैसे ही यहां पर भगवान ने क्या किया, सब लोग देखो भाई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक सुरक्षा कवच बना दी, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह, हमारी डर्मा की तरह। चूंकि ये सुरक्षा कवच ऊपर है, इसलिए चाहो तो इस सुरक्षा कवच को एपिडर्मिस कह दो। हाँ, ऐसा अभी हम रूट का भी डायग्राम बना के दिखाएंगे ऐसा, ठीक। ऐसे बना दी। लेकिन हम तुमसे बताना ये चाहते हैं कि किसी भी आर्गन को काटो, चाहे आर्गेनेल को काटो, ऑर्गन या आर्गेनेल को, ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़ते थे, किसी भी आर्गन को काटो, आर्गेनेल को काटो, जो टिश्यू या जो फ्लूइड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वही उसका भौतिक आधार होता है, वही उसका ग्राउंड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड भरा होता तो ग्राउंड मैट्रिक्स बोलते, सेलुलर मास भरा है तो उसको ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। तो जो हमने येलो कलर से बनाया, इस कवरिंग के अंदर क्या बोला, किसी आर्गन को काटो, आर्गेनेल काटो, कवरिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा भरा वही ग्राउंड है, ग्राउंड मैट्रिक्स या ग्राउंड टिश्यू। तो हमने येलो कलर से यहां ग्राउंड टिश्यू बनाया और ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर अर्थात एपिडर्मिस बनाई। एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। चलो हम इसकी कॉपी करके रख ले, जिससे हमें एनिमल प्लांट वो रूट स्टेम लीफ दोनों बताना है। फिलहाल अभी हम स्टेम और लीफ दोनों बताना चाह रहे हैं ना, इसलिए हमने इसकी एक कॉपी करके मान लो रख ली नीचे। ये अलग बात है, जब तुम्हें हम अभी आज ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे, लेकिन चलते चलते थोड़ी बात बताई थी, ध्यान करो, जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो ये अलग बात है। हमने एक बात कही थी कि जितने एरियल पार्ट होते हैं भगवान इसके ऊपर मोमबत्ती रगड़ देते हैं जिससे यहां से वाटर लॉस ना हो। एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाने वाली इस वैक्सी लेयर का नाम कौन बताएगा? हैं? क्यूटिकल। क्या नाम था? क्यूटिकल। किसके ऊपर होगी? स्टेम के ऊपर होगी, लीफ के होगी, फ्रूट्स के ऊपर होगी। लेकिन तुमने कभी रूट के ऊपर मत बना देना, क्योंकि वैक्स वाटर इम्परवियस होता है, वाटर इम्परसॉल्युबल होता है। अगर यहां पर एक लेयर बना दी वैक्स की तो वो पानी भेजते हुए जड़ के अंदर नहीं आ पाएगा। रूट जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट तो वाटर मिनरल से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। तो क्यूटिकल सदा एरियल पार्ट के ऊपर बनाई जाती है। आज चल रही थी, चलो बना ही देते हैं, ऐसा लगता है। स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर हमने क्यूटिकल भी बना दी। चलो भले हम पूरे में नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए थोड़े से पार्ट हम बना दे रहे हैं। चलो इतना पर्याप्त, ठीक है ना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बढ़ाया था तो एक और बात बताई थी कि स्टेम के ऊपर, स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते थे। क्या नाम था? ट्राइकोम्स या स्टेमिनल हेयर। रूट पे भी पाए जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था उंगली धसा दी जाती है, और जब उंगली धसाते थे तो स्वयं ऐसे ही एक आउटग्रोथ निकल आती थी और उस आउटग्रोथ को कहते थे रूट हेयर। ये यूनिसेलुलर बताए थे, ये मल्टी सेलुलर बताए थे, ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ इन द टेंजेंशियल वॉल बताए थे। इनका काम होता है, जितने ज्यादा कहा था रूट हेयर होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ये तो खैर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट था, आज तो हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एपिडर्मिस, हालांकि कह चुके थे रूट के केस में एपिडर्मिस नहीं एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस कहा जाता है, लेकिन अगर मुंह से निकल जाए तो फांसी नहीं लग जाएगी। हाँ, तो इसी एपिडर्मिस के अंदर जो टिश्यू, जो फ्लूइड सबसे ज्यादा मात्रा में भरा है वही फिलहाल अभी क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू। तो ये हमने बनाया ग्राउंड टिश्यू, ठीक। चाहे रूट में भी ऐसे ही है और शूट में भी ऐसे ही। अब जैसे जैसे ये स्टेम मैच्योर होगा वैसे वैसे ग्राउंड टिश्यू दो भागों में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू दिखाना चाहे तो हम बार बार करें, इतना पोर्शन है ग्राउंड टिश्यू, वो तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। चलो इसको पोजीशन पहुंचा दे रहे हैं, तो ये है ग्राउंड टिश्यू। जैसे जैसे इस स्टेम की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू की सेल्स दो भागों में डिफरेंशिएट होने लग जाएंगे।
देखो अपने आप से समझो, ध्यान करो, जब हम लोग बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, क्लास 8 तक उम्र बढ़ रही थी, हम धीरे धीरे मैच्योर तो हो ही रहे थे, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, धीरे धीरे हम लोग डिफ्रेंशिएट भी हो रहे थे। ध्यान करो, क्लास 8 तक लगभग लगभग सारे बच्चे एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते थे। 9th में एडमिशन लेते ही कुछ ने आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लिए, किसी ने साइंस साइड के। ये क्या हो रहा? डिफ्रेंसिएशन हो रहा। उम्र बढ़ रही, मैच्योरिटी तो आई रही है, डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है। हाई स्कूल करने के बाद जब क्लास 11th में एडमिशन लिया, जो भी साइंस के स्टूडेंट उनमें से भी कुछ बायो साइड में चले गए, कुछ मैथ साइड में चले गए, मतलब और ज्यादा डिफ्रेंसिएशन हो गया। वही धीरे धीरे हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बनाया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक। अब देखो सब लोग क्या होने जा रहा है, जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा, ठीक, हम पहले लिखेंगे बाद में, पूरा हम पहले समझाना चाहते हैं। जैसे जैसे और समय व्यतीत हो, समझ रहे सब लोग? तो क्या होने जा रहा है, ये खेल तो डायग्राम का ही है, कि जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा तो ये होने जा रहा है कि ये जो ग्राउंड टिश्यू था, बिल्कुल वैसे समझो जैसे मतलब अभी अभी कद्दू या तरबूज बना है, छोटा सा फल है, अब वो बड़ा हो रहा और पकने जा रहा, तरबूज पकने जा रहा। क्योंकि हम कई बार इसको है किसी सॉलिड बॉडी ऑर्गन को समझना है, तरबूज काट दी, लोग पका तरबूज काट दी, लेकिन अभी ये तरबूज कच्चा है, पकने जा रहा। पकेगा तो तुम भी जानते हो तरबूज का बीच वाला गूदा लाल लाल हो जाता है, किनारे वाला गूदा सफेद और थोड़ा कठोर रहता है। तो अभी वही दिखाने जा रहे कि अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सेल्स हैं दो भागों में डिफरेंशिएट होना शुरू कर जाएंगी। ऐसे, या इनको बिगाड़ने की बजाय चलो कलर चेंज कर देंगे, दो भागों में डिफरेंशिएट कर देंगे, हो नहीं पाएगा। ऐसे कुछ जो बीच की सेल्स है ना, वो हम तुम्हें दिखाएंगे अभी। किसी, अब कलर तो हम लाल तो नहीं करेंगे तरबूज की तरह, दूसरे कलर का किए दे रहे हैं। ऐसे वो सेल्स थोड़ी सी अलग प्रकार की हो गई, और बाहर बाहर पीली पीली अलग प्रकार की। कुल मिला के ऐसा लगता है कि ग्राउंड टिश्यू दो भागों में डिफरेंशिएट होने जा रहा है। मिडिल पोर्शन को मेड्यूला, आउटर डेंस पोर्शन को कॉर्टेक्स कह देते हैं। यही कह रहे थे, ग्राउंड टिश्यू पहले दो भागों पड़ता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक। तो यहां से यहां तक जो कुछ है, यहां से यहां तक, अभी इसकी कॉपी करके रख लें, फिर इसमें हम कुछ बनाए दिखाएं। ऐसे दो भागों में बट रहा है। ये कह रहे थे कि यहां से यहां तक जो पार्ट है, ये यहां से, है ना, इसको तो कह दिया कॉर्टेक्स। यहां से यहां तक जो, इसको नाम दे दिया हमने कॉर्टेक्स। और ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये बीच में जो मिडिल पार्ट है, ये इसको नाम दे दिया हमने मेड्यूला। तो समय के अनुसार तुम्हें दिख रहा होगा ग्राउंड टिश्यू दो भागों में डिफरेंशिएट हो गया। बिल्कुल ऐसे रूट का फाइनल डायग्राम एक साथ बना देंगे जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा। अब क्या होने जा रहा है उसको गौर से देखो। होने ये जा रहा है, और बेटा ये डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो मेडुलरी सेल्स की जगह पर हम लोग डॉट 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 बना ले रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये वाली सेल्स हटाए दे रहे हैं, इनकी जगह पर ऐसे डॉट्स बना ले रहे हैं इसी कलर से, तो कुछ हमें समझाना आसान हो जाएगा। ऐसे मान लेना ये जो बना रहे हैं इस समय, ये मेडुलरी सेल्स है, मेडुला है। ऐसे जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा, जैसे जैसे स्टेम और मैच्योर होगा, सेल्स भी डिफरेंशिएट होंगे। तो अब क्या होने लगता है, ये जो कॉर्टेक्स की आउटर 1 और 2 लेयर की सेल्स थिक वाल्ड होने लगती हैं। अभी तो ये पैरेन्काइमेटस थी, मतलब थिन वाल्ड थी, अब ये थिक वाल्ड होने लग जाएंगे। क्योंकि मेरा डायग्राम इतनी गुंजाइश नहीं है, हम इसलिए सिंगल लेयर को ही थिक करेंगे, लेकिन सिंगल लेयर की सेल्स भी थिक हो सकती है, कभी कभी 2 लेयर की भी हो सकती है। और ऐसे, अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन हमने टिश्यू पढ़ाया था, उस टिश्यू का नाम क्या बताया था जिसकी सेल्स जिंदा भी हो और इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो गए थे?
क्योंकि सेल्स थिक वॉल्ड हो गई थी। क्या नाम बताया था? हाँ, कोलेनकाइमा। तो इस तरह से क्या हुआ, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स थी कॉर्टेक्स की, वो आउटर 1 और 2 लेयर की सेल्स अब कोलेनकाइमेटस होने लगी, थिक वॉल्ड होने लगी। उनके बीच के इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो गए। और हमने कहा था कि एक 9 इंची दीवार हो, एक 15 इंची दीवार हो, ज्यादा मजबूती कौन देगी? 15 इंची दीवार। तो इस तरह से तुम ये कह सकते हो कि ये जो बन रही है थिक वॉल्ड सेल्स की लेयर, हालांकि ये एपिडर्मिस के नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे होने के चक्कर में इस लेयर को, यहां से यहां तक की इस लेयर को नाम देंगे हाइपोडर्मिस। क्या नाम देंगे? हाइपोडर्मिस नाम देंगे। हाइपो माने नीचे, डर्मा माने स्किन। जो डर्मा इसके नाम में लगा, तो इसका मतलब ये भी धूल मिट्टी बैक्टीरिया को तो अंदर नहीं आने देगी, प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। लेकिन ये थिक वॉल्ड है, तो अब ये पौधे को मजबूती भी देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पौधे का एरियल पार्ट होता है, इसको आंधी तूफान चलती हवा के थपेड़े झेलने पड़ते होंगे, और ये ऐसे पौधा झुकता होगा। भगवान चाहते झुके, झुक जाए, लेकिन टूट न जाए पौधा। हमें किनारे किनारे अगर लोहे की कवच पहना दोगे तो हम फिर बेंड भी इतनी आसानी से नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए क्या किया भगवान ने, जो स्टेम होता है अर्थात जो एरियल पार्ट होता है, उसकी आउटर 1 और 2 लेयर की सेल्स को थिन वाल्ड के बजाय थिक वाल्ड बना देते हैं, और इसी थिक वाल्ड लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये प्रोटेक्शन देती है और साथ साथ पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, शक्ति प्रदान करती है। बात समझे ना? अच्छा, रूट में नहीं 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 नहीं, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? क्योंकि रूट होती है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर हवा के थपेड़े लगने नहीं है। जमीन के अंदर तो हवा के थपेड़े लगने नहीं। तो ये बात है कि कद्दू तो इसका भी पकेगा, तरबूज तो इसका भी पकेगा, यानी कि इसका इसमें भी ऐसा तो होना है कि, बता रहे, कॉर्टेक्स की सेल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू की सेल्स 2 भागों में डिफरेंशिएट हो जाए, बीच में ये ऐसा लगता है ये भी कद्दू पक जाए, अर्थात सेल्स दूसरे प्रकार की हो जाए, ऐसा तो यहां पर भी होगा। कॉर्टेक्स और मेडुला तो यहां पर भी बना। अभी फिलहाल हमने जो लाइट कलर्ड सेल्स बना रहे हैं इनको मेडुला नाम दिया है, मिडिल पोर्शन को मेडुला नाम दिया। यहां तक तो सबको समान है। लेकिन जैसे जैसे समय और व्यतीत होगा, यहां पर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो हम तुम्हें बताएंगे, कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो हाइपोडर्मिस में इसकी तरह नहीं बनेगी। यहां डायग्राम अभी फिलहाल ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, देखते रहना। बहुत ही बढ़िया। ठीक, देखो अब क्या होने जा रहा है। जैसे जैसे और समय व्यतीत हुआ, स्टेम अर्थात हवा के थपेड़े झेलने वाले पार्ट में आउटर लेयर की सेल्स थिक वॉल्ड लिविंग हो गई, अर्थात थिक वॉल्ड तो स्लेनकाइमा भी था, मगर वो डेड सेल्स होती, यहां अभी कोलेनकाइमा बना। हम डाइकॉट स्टेम में पढ़ा रहे हैं, मोनोकॉट पढ़ाएंगे तब उसमें अलग बात। रूट जो कहा था जमीन के अंदर है, उसको हवा के थपेड़े झेलने नहीं है, मजबूती की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर कभी हाइपोडर्मिस नहीं बनाई जाती। बच्चा जैसे इसको करें तो वैसे इसको कर ले रहे हैं, क्योंकि डायग्राम के ऊपर डायग्राम सही दिखाई नहीं देता है, तो इन कलर्ड सेल्स को हम हटाए ले रहे हैं, और यहाँ पर इन्हीं की जगह पर ऊपर वाले डायग्राम की तरह ऐसे डॉट 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 बनाए ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम रहेगा अब इसमें समझने में। ऐसे मान लेना ये सब हैं मेडुलरी सेल्स, मेडुला को बनाने वाली सेल्स। ठीक, थोड़ा सा और स्पष्ट हम समझा पाएंगे। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, एक तरफ तो हाइपोडर्मिस बनना शुरू हुई थी, इसी तरह जो कॉर्टेक्स की सेल्स है अर्थात जो येलो कलर की सेल्स है, कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर की जो सेल्स है, चाहे रूट हो या स्टेम, अब ये सेल्स ढोलक नुमा होने लगती है, बैरल शेप्ड होने लगती है। कहो तो येलो कलर से ही बना दें, या फिर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। चलो अच्छा, येलो कलर से ही बना दे रहे हैं। ये जो इनरमोस्ट लेयर की सेल्स थी, ये ढोलक नुमा होने लगती है। ढोलक अगर देखी हो, बीच में से थोड़ी फूली होती, किनारे पर थोड़ी सकरी होती, तो बैरल शेप्ड होने लग जाएंगे। लोग करे दे रहे हैं, ये देखो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी मोटी बना दे रहे जिससे थोड़ी अलग से दिखाई दे, ऐसे, ये ऐसे बैरल शेप्ड होने लगती है।
और एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेती है, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह है, और स्किन को डर्मा कहते हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन है ये काफी अंदर, इंडो माने अंतः होता है, इसलिए इस डर्मा को, इस कंटिन्यूअस लेयर को इंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर भी ऐसे ही होगा। इनरमोस्ट लेयर की सेल्स, इनरमोस्ट लेयर की सेल्स थिकवार्ड नहीं हो, थिकवार्ड तो नहीं होती, चूंकि हम थिकनेस तो इसलिए बढ़ाई है ताकि स्पष्ट दिखाई दे, बैरल शेप्ड हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर में अरेंज हो जाती है, और इसलिए हमने इस लेयर का नाम रखा इंडोडर्मिस। ये डायग्राम जानबूझ येलो कलर से बनाया जिससे तुम्हें ये भरोसा हो जाए कि इंडोडर्मिस कोई नई लेयर नहीं है। इंडोडर्मिस स्वयं कॉर्टेक्स का मॉडिफिकेशन है, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है इंडोडर्मिस, कोई नई लेयर नहीं है। ठीक, चलो अच्छा नाम लिखी दें। इस तरह से अब 3 पार्ट हो गए। ये तो हो गई हाइपोडर्मिस, यहां से यहां तक जो कुछ है इसको हमने नाम दे दिया जनरल कॉर्टेक्स। ठीक, और ये जो बैरल शेप्ड लेयर बन गई, ये इसको नाम दे दिया इंडोडर्मिस। यहां पर भी इसको नाम दे दिया इंडोडर्मिस, बस यहां हाइपोडर्मिस नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे ही। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे, एक तरफ ये भी होने लगता है, कहो तो हम अगले डायग्राम पे बना दें, नहीं तो यहीं पर इसी में चेंज कर दें। अब क्या होगा, एक तरफ जैसे ये कॉर्टेक्स में परिवर्तन चल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दूसरी तरफ मेडुला में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। मेडुला में क्या परिवर्तन होता है, ये जो मेडुला की आउटरमोस्ट लेयर की सेल्स है, ये ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, सघन तरीके से पास पास अरेंज हो जाती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन लेयर, इन सेल्स की लेयर को अभी तुम्हें दिखाएंगे, कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल कहते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। ठीक, हाँ हाँ, पेरीसाइकिल तो रूट में भी होती, चलो बनाए जा रहे हैं। बस अंतर ये है बच्चा कि रूट में जब भी पेरीसाइकिल बनाई जाती है, ज्यादातर सिंगल लेयर्ड बनाई जाती है, कि भाई रूट को ज्यादा हवा के थपेड़े तो झेल ले, नहीं तो ज्यादा मजबूती की, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ज्यादातर पैरेनकाइमेटस और सिंगल लेयर्ड होती है, यहाँ कुछ भी हो सकती है। एक तो यहाँ 2 to 3 लेयर तक की थिकनेस हो सकती है। दूसरी बात, कभी कभी पूरी की पूरी पैरेनकाइमेटस होती है, तो कहेंगे होमोजीनस पैरेनकाइमेटस। कभी कभी पूरी की पूरी स्क्लेरेनकाइमा की बनी हो सकती है, होमोजीनस स्क्लेरेनकाइमेटस। कभी कभी कुछ पैच पैरेनकाइमा का, कुछ पैच स्क्लेरेनकाइमा का, कुछ पैच पैरेनकाइमा का, कुछ पैच स्क्लेरेनकाइमा का, मामला हो गया गड़बड़। तो फिर ऐसी पेरीसाइकिल को हेटेरोजीनस पेरीसाइकिल कहते हैं। पक्का? इस तरह से हमने तुम्हें ग्राउंड टिश्यू बताया कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट होता है। कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट होता है 3 भागों में, और मेडुला डिफरेंशिएट होता है 2 भागों में। अब जैसे वैसे देखा जाए तो यहीं तक है ग्राउंड टिश्यू की बात, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि इसी ग्राउंड टिश्यू में जब अगला टिश्यू सिस्टम पढ़ाएंगे, जिसको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे जो बीच का पोर्शन मेडुला है, किनारे किनारे का पेरीसाइकिल है, इसी मेडुला में अर्थात पित्त में जाइलम फ्लोएम के मांस धसे होंगे। बना दे तभी मामला कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे समझो, ये है फ्लोएम बनाने वाली सेल, ऐसे 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 फ्लोएम बनाने वाली सेल। और मान लो ये है जाइलम बनाने वाली सेल। अब क्या जाइलम फ्लोएम की बात अभी केवल सुन लो, अरेंजमेंट क्या होता है, वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इसको नेक्स्ट हेडिंग में हम समझाएंगे तुम्हें ऐसे। तो यहीं पर जाइलम फ्लोएम के मांस धसे होते हैं। रूट में भी ऐसे ही होता है, जाइलम फ्लोएम के मांस धसे होते हैं ऐसे। बस अलग अंतर ये होता है, यहां जाइलम अलग रेडियस पर अरेंज्ड होते हैं, और फ्लोएम बनाने वाली सेल अलग रेडियस पर अरेंज्ड होती हैं।
तो इसलिए यहाँ रूट में वैस्कुलर बंडल को रेडियल कहते हैं, लेकिन अभी इस पर ध्यान मत दो। इस तरह से कंप्लीट बन जाता है। ये अलग बात है कि जब हम वैस्कुलर बंडल बताएंगे तभी दिखाएंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम थर्ड कंपोनेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता, इसी के आधार पर ओपन और क्लोज टाइप की बातें करेंगे। चलते चलते हमने ये वैस्कुलर बंडल बनाए इसलिए थे ताकि एक नई बात बता दें। सोचो जब ये वैस्कुलर बंडल इस दलदल में आम की तरह वैस्कुलर बंडल धसा दिए, जैसे दलदल में आम धसे जाते हैं वैसे पित्त में हमने जाइलम फ्लोएम के मांस धसा दिए। तो अब गौर से देखो तुम, तो लगेगा ये है बीच का पोर्शन, यहां बना दे, लगता है ये है बीच का पोर्शन, ये, और ये है किरण, ये है किरण, ये है किरण, लगता है ये है किरण, 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 ये है किरण। बीच का जो पित्त बचा है वही वास्तव में पित्त है, अर्थात मेडुला है। लेकिन दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में सेल है, दो वैस्कुलर बंडल 20 सेल्स हैं, इन सेल्स को चाहो तो मेडुलरी रे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मेडुलरी रे, जगह कम है इसलिए मेड लिख दिया केवल। ठीक, बिल्कुल यहां पर भी देखो ऐसे, यहां पर भी सब कुछ वैसा ही है। सेंट्रल पार्ट को मेडुला कह सकते हो, लेकिन यहाँ कंप्लीट वैस्कुलर बंडल तो है नहीं, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, जाइलम अलग फ्लोएम। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, इसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। और वहां कहते थे मेडुलरी रे। क्या कहते थे? मेडुलरी रे। तो एक बार हम तुम्हें पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किए दे रहे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से बताओ, सबसे पहले क्या होगा? कोई भी प्लांट पार्ट बनेगा तो इंटेगुमेंटेड पैरेनकाइमेटस मास बनता है। इसी इंटेगुमेंट अर्थात एपिडर्मिस के अंदर जो पैरेनकाइमेटस मास भरा है उसी को कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, ग्राउंड टिश्यू दो भागों में डिफरेंशिएट होने लगता है। मिडिल पोर्शन को मेडुला और पेरिफेरल पोर्शन को, आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं। हमने तुमसे बोला जैसे जैसे और मैच्योरिटी आएगी, कॉर्टेक्स की आउटर लेयर की सेल्स थिक वॉल्ड होंगी, मगर सिर्फ स्टेम में, रूट में कभी हाइपोडर्मिस नहीं बनती। इनर लेयर की सेल्स बैरल शेप्ड होने लगती है। तो कॉर्टेक्स ओवरऑल तीन भागों में बट गया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इसी तरह जो मेडुला वाला पार्ट था वो भी दो भागों में डिफरेंशिएट हो गया, पेरिसाइकिल और मेडुला। इसी मेडुला में, पित्त में, दलदल में आम की तरह धसे रहते हैं जाइलम फ्लोएम के मास अर्थात वैस्कुलर बंडल्स, है ना। और दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच स्टेम में जो पैरेनकाइमेटस मास है उसको मेडुलरी रे, रूट में जो पैरेनकाइमेटस मास है उसको कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दो दो शब्द अभी कुछ बचे हैं, हम तुम्हें लिख के दिखा दें, कुछ बातें तब भी बताते चलेंगे। ठीक, तो अब ग्राउंड टिश्यू समझ गए। ग्राउंड टिश्यू हमने कहा था ये जाइलम फ्लोएम ना बनाए तो जो कुछ है वो ग्राउंड टिश्यू है। तो देखो भाई, लिख के दिखा दे तुम्हें क्या होता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, पहला पॉइंट पहला पॉइंट है इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट एपिडर्मिस, या ऐसे दूसरी परिभाषा लिखने ज्यादा बेहतर होगी। चलो, एवरीथिंग एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। दो चीजें छोड़ दो, वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस। पहले हम ऐसे लिखना चाह रहे थे कि एवरीथिंग इनसाइड द एपिडर्मिस एक्सेप्ट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड या कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। ठीक, एपिडर्मिस और उनको छोड़, और हम तुम्हें बताएंगे मेडअप ऑफ ग्राउंड टिश्यू के बनने में। ध्यान करो, पहले पैरेनकाइमा बनाया, फिर ऊपर की तरफ हमने दो तीन लेयर हाइपोडर्मिस के नाम पे कोलेनकाइमा की बनाई। यही अगर मोनोकार्ट स्टेम होता, बैम्बू प्लांट देखा हो बीच में खोखला होता है,
सुन रखा होगा कि इनमें नीम के, बरगद के पेड़ की तरह बैम्बू प्लांट की मोटाई भी नहीं पड़ती है, गेहूं धान की भी नहीं बढ़ती है, इनकी उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम बनता है। सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं। लकड़ी इतनी हार्ड होती है कि फर्नीचर बना सकते हैं। तो डाइकाट तो अंदर से सेकेंडरी जाइलम के चक्कर में, वुड के चक्कर में भी मजबूत होते हैं, और मोनोकाट और उल्टा खोखला होते हैं, उनमें जाइलम भी नहीं बनता, सेकेंडरी जाइलम भी नहीं बनता। तो वो भगवान से बोले, प्रभु आप हमको एक ही मजबूती दोगे, वो भी किनारे किनारे, तो मजबूत क्या, सबसे मजबूत टिश्यू दो। तो उनमें हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की होती है, और डाइकाट में थोड़ी सी कम मजबूत टिश्यू होता है, अर्थात कोलेनकाइमा की होती है। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ग्राउंड टिश्यू के बनने में सब कुछ भाग लेता है, मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेनकाइमा, इसके बनने में पैरेनकाइमा भाग लेगा, कोलेनकाइमा भाग लेगा, स्क्लेरेनकाइमा भी भाग लेता है, सारे सिंपल टिश्यू भाग लेते हैं, ठीक है ना। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सब भाग लेते हैं। इनकी सारे के सारे सिंपल टिश्यू होते हैं इसके बनने में, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, और आगे चल के ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब छोड़, कौन कौन से, नंबर 1 सबसे पहले क्या बनाया था, हाइपोडर्मिस, है कि नहीं, हाइपोडर्मिस। देखो भाई, हाइपोडर्मिस, पहला पॉइंट तुम्हें हम क्या बताएं कि इसकी सेल्स कैसी बताई थी, तो लिख दो, मे बी कोलिनकाइमेटस। कहो तो ब्रैकेट में लिख दें, एज इन डाइकॉट स्टेम, केवल डाइकॉट लिखेंगे। अभी हम बताएंगे कि रूट में तो होती नहीं, मे बी कोलिनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस, एज इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट, मोनोकॉट लिख दिया, स्टेम में लिखे ना लिखे, अंडरस्टूड है, रूट में तो होती नहीं, या चलो लिख ही देते हैं। हाँ, absent in root, absent in root, तो रूट में नहीं पाई जाती है, और स्टेम में पाई जाती, कोलेनकाइमा की हो सकती है या स्क्लेरेनकाइमा की हो सकती है। हाइपोडर्मिस फंक्शन क्या हुआ इसका भैया, क्या काम करती है, तो लिख दें, चलो ब्लैक से ही लिख दें, एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर, धूल मिट्टी बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देती ना, और क्या कर सकती है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पौधे को शक्ति प्रदान करती है। दो काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है, और साथ साथ पौधे को शक्ति प्रदान करती है। हालांकि ये लाइनें हमको अच्छी नहीं लगती ऐसे लगाने में, तो हम लोग इससे कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं कि दो काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, और साथ ही साथ
मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो तुम हाइपोडर्मिस के बारे में समझ गए। चलो हाइपोडर्मिस के साथ साथ हम तुम्हें अगली चीज बताएं जिसका नाम था, दूसरी चीज क्या नाम था, जनरल कॉर्टेक्स। ठीक, देखो ये तो सबसे मेन पोर्शन था और ये उसी चीज का अभी भी है जिसका ओरिजिनलिटी थी पैरेनकाइमा को। तो ये हम इसमें नहीं बताएंगे कुछ ज्यादा, ये तो अभी भी पैरेनकाइमा का ही है, मेडअप ऑफ पैरेनकाइमा। ठीक, पैरेनकाइमा जिस दिन टिश्यू पढ़ाया था खासतौर से सिंपल टिश्यू, उस दिन कहा था पैरेनकाइमा का सबसे बड़ा फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। याद आया कुछ? इसलिए इसका फंक्शन होता है फूड, फूड स्टोर करना, इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है। इसके बाद ज्यादा अभी इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब जब बहुत डिटेल है नहीं तो हम बताना भी नहीं चाहते, वरना तो पैरेनकाइमा सेल्स बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन चलो बताएंगे नहीं। अब थर्ड कंपोनेंट था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, खासतौर से कॉर्टेक्स वाले का थर्ड कंपोनेंट था एंडोडर्मिस। पहला पॉइंट तो बहुत ही गजब है। क्या? पहला पॉइंट बहुत ही गजब है। एंडोडर्मिस कहां से आई थी? कॉर्टेक्स से कि मेडुला से? कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर ना, तो इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अपने आप में बहुत ही प्यारा सवाल है ये कि एंडोडर्मिस स्वयं कॉर्टेक्स की बनी होती है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है। और हमने कहा था इसकी सेल्स, ये है तो पैरेनकाइमेटस लेयर, इट इज पैरेनकाइमेटस लेयर बट सेल्स बैरल सेप्ड हो गए, इसलिए कह सकते हो इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल सेप्ड। आर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बैरल सेप्ड सेल्स। ठीक, अच्छा तुम जानते होगे कि ये बनी तो अल्टीमेटली पैरेनकाइमा की ही है, और पैरेनकाइमा का सबसे बड़ा फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट अपना फूड किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। इसलिए चाहो तो इसको कह सकते हो स्टार्च सीथ, है ना, ऑल्सो नोन एज स्टार्च सीथ, इसको स्टार्च सीथ कहते हैं। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, बच्चा थोड़ा सेव भी कर, बात हम ये बताना चाहते हैं रूट में क्या होता है। ये है मान लो एंडोडर्मिस, अब रूट में वाटर एब्जॉर्ब होगा, और वाटर ऐसा नहीं कि जहां पर रूट हो या हेयर होते वहां ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो वाटर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ये पानी यहां से होते हुए अंदर की तरफ आएगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रूट में पानी डायरेक्ट एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, यहां से भी एब्जॉर्ब हो सकता है पानी, इधर से हर जगह से एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन तुम जानते हो वाटर को जाइलम होता है जो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए पानी को प्रत्येक प्लांट पार्ट तक पहुंचाएगा। कौन कौन पहुंचाएगा? पाइपलाइन, जिसको कहते हैं जाइलम। तो पानी हम नहीं चाहते कि अंटसंट टिश्यू में जाए, हम चाहते हैं सारा पानी जाइलम के अंदर जाए। क्या करें भगवान? तो उन्होंने क्या किया, इस सेल को समझो, मान लो ये है सेल, एक बैरल सेप्ड सेल, ये उसकी ये वाली दीवार, ये आउटर टेंजेंशियल वॉल कहलाएगी, ये इनर टेंजेंशियल, मगर ये वाली और ये वाली
ये रेडियल वाल कहलाएंगे। बात समझ ना। और इसी रेडियल वाल पे हम तुम्हें जैसे बना के दिखाएं कि मान लो यहाँ ये कपड़ा पड़ा है, थोड़ा सा है तो गंदा संदा, लेकिन कोई बात नहीं, इसे समझो। समझो थोड़ी देर के लिए कि ये है एक सेल, ये आउटर टेंजेंशियल वाल, ये इनर टेंजेंशियल वाल, ये और ये रेडियल वाल है। भगवान ने क्या किया, इसी आउटर टेंजेंशियल वाल पे इस तरह से किसी फैटी कंपाउंड की एक कोटिंग बना दी ऐसे, या कह दो पट्टी चिपका दी, स्ट्रिप चिपका दी ऐसे। किस पे? इनर वाल पे नहीं चिपकाई, किस पे चिपकाई भगवान ने? आउटर टेंजेंशियल वाल पे और रेडियल वाल पे किसी वैक्सी, किसी फैटी कंपाउंड की लेयर बना दी। स्ट्रिप को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। एक कंपाउंड होता है सुबरिन, उसकी लेयर बना देते हैं, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और तुम भी जानते हो फैट या वैक्स पानी के लिए अभेदी होते हैं, वैक्स को भेद देता हुआ पानी अंदर जा नहीं सकता है। तो इस तरह से हम तुम्हें यहाँ किसी कलर से बनाए दे रहे हैं जिससे तुम्हें स्पष्ट समझ आए ऐसे। और समझो कि जैसा लगता है इस सेल के ऊपर भगवान ने ऐसे काली काली पट्टी चिपका दी, काली काली पट्टी चिपका दी, काली काली पट्टी चिपका दी। तो इस तरह से सभी सेल्स के ऊपर भगवान ने काली काली पट्टी चिपका दी, कैस्पेरियन स्ट्रिप चिपका दी ऐसे, ठीक। लेकिन अब सब पे अगर पानी कैस्पेरियन स्ट्रिप चिपका दो तो पानी पे बिल्कुल अंदर नहीं आ पाएगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया। वो सेल्स जो जस्ट आउटसाइड द जाइलम है, स्पेशली प्रोटोजाइलम के बाहर है, जाइलम के बाहर साइड में, जाइलम के बाहर साइड, इन सेल्स पर भगवान ने कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बनाई। तो जितना भी पानी होता है वो यहीं से होते हुए जाइलम में आता है। सारा पानी कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट रीजन तक तो आ जाएगा, फिर मुड़ के इसी सेल से अंदर आएगा, इसी सेल से अंदर आएगा। ये जो बीच बीच में सेल्स छोड़ रखी हैं, इन सेल्स को कहते हैं पैसेज सेल। क्या कहते हैं? पैसेज सेल कह दो, या इन्हीं को ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। यहां से पानी अंदर जाता है। तो हम तुम्हें यही बताने जा रहे हैं कि इंडोडर्मिस में अब ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड में चले जाओ, पहाड़ों से पानी आता है, लेकिन टेहरी गढ़वाल में एक बांध बना दिया, डैम बना दिया, सारा पानी वहां रोक लिया जाता है और अपनी इच्छा अनुसार मैदानी इलाके की तरफ छोड़ा जाता है। तो वैसे तुम कह सकते हो, माना कि इंडोडर्मिस स्टार्च शीट कहलाती थी, स्टोरेज ऑफ स्टार्च करती थी, लेकिन रूट के केस में कैस्पेरियन स्ट्रिप के चक्कर में ये अपने आप में वाटर टाइट लेयर का भी काम करती है। वाटर टाइट लेयर, पानी कहीं से भी अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, और जो जिन सेल्स के थ्रू आएगा उनको पानी का रास्ता कहते हैं, पैसेज कहते हैं, पैसेज सेल्स। या तुमने सुना होगा कि भाई ब्लड चढ़ाने जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं, वहां से याद रहेगा इन सेल्स का नाम ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी है। तो चलो भैया देख लो थोड़ा। तो यही कह रहे थे कि इन केस ऑफ रूट, ये बातें तो सब पे लागू हैं, इन केस ऑफ रूट, रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के ज्यादा जगह नहीं बची, इसलिए हम छोटे में निपटाना चाहते हैं ना। कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर टेंजेंशियल एंड ऑन रेडियल वॉल। अब जगह नहीं है, इसलिए यहां पर हम पैसेज सेल की बात लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो इतने में काम चला लेना कि रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, इसलिए ये वाटर टाइट लेयर का भी काम करती है, वाटर डैम की तरह काम करती है। ठीक है, तो हमने तुम्हें अभी यहां तक की बात बताई। पूरा ग्राउंड टिश्यू में अभी हमने कॉर्टेक्स के मॉडिफिकेशन बताए। चलो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम तुम्हें उसके भी मॉडिफिकेशन बता दें थोड़ा सा। मेडुला वाले पोर्शन को, जिसको बाद में हमने स्टील नाम दिया था, उसके हमने दो मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे, अगर तुम्हें कुछ ध्यान बचा हो। कौन कौन से? ध्यान करो, उसका एक पार्ट बताया था हमने
पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल क्या बताया था? पेरिसाइकिल ये भी कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। लेकिन हमने कहा था इन स्टेम, है ना, एक बात यह है 2 to 3 लेयर्ड थिक हो सकती है। टू 3 लेयर्ड थिक हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है, मे बी पैरेनकाइमेटस, और स्क्लेरेनकाइमेटस। एक बात, क्योंकि ऐसे ही लिखे दे रहे सेंटेंस हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते, कहा था कि पूरी की पूरी पैरेनकाइमेटस हो या पूरी की पूरी स्क्लेरेनकाइमेटस हो तो कहानी को होमोजीनस कहते हैं। होमोजीनस यानी एक समान, और पैची हो, कहीं पर पैच पैरेनकाइमा का, कहीं स्क्लेरेनकाइमा का, कहीं पैच, तो फिर हेट्रोजीनस। तो मे भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक, ऐसे। और इसी तरह इन रूट कैसी होगी, रूट में एक तो होती है सिंगल लेयर्ड ये, और दूसरी क्या खास बात होती है, मोस्टली 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 पैरेनकाइमेटस ही होती है, ठीक। अच्छा, रूट में क्या करती है पेरिसाइकिल, इसके अलावा, प्रोटेक्शन देने के अलावा, ये जब एनाटॉमी पढ़ाएंगे तभी बताएंगे कि रूट में ये जाइलम को भी जन्म, सेकंड कैम्बियम को भी जन्म देती है, और लेटरल ब्रांचेज ऑफ रूट को भी जन्म देती है। अभी नहीं बताएंगे, ठीक। अभी हमने पेरिसाइकिल के बारे में इतना ही बताया कि स्टेम में भी होती है, ये भी होती है, और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। इसके बाद एक और कंपोनेंट था जिसका नाम था पिथ, ठीक। अलग बात, हमने तो इसका दूसरा नाम मेडुला भी लिखा था। तो अब ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इट इज द सेंट्रल, बिल्कुल बीचों बीच वाला पोर्शन ना, पार्ट का दो चाहे मास का दो, सेंट्रल मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, सेंट्रल मास ऑफ पैरेनकाइमा, ठीक। और पैरेनकाइमा का है इसलिए हम ये तो कहेंगे ही कि स्टोर फूड, जहां पैरेनकाइमा होता है वहां फूड स्टोर का काम हो सकता है। लेकिन तुम एक बात, दो शब्द बोले थे ना, क्या, पूरी कहानी लिखेंगे तो बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, अपने आप से समझो। इन केस ऑफ स्टेम मेडुलरी रे शब्द बोला था, ऐसे ही लिखे थे शॉर्ट फॉर्म में ना, अलग से याद रख लेना। इन स्टेम, दो वैस्कुलर बंडल के बीच के पोर्शन को क्या कहा था, तो कहा था मेडुलरी रे। इसी तरह इन केस ऑफ रूट, दो जाइलम और फ्लोएम के पैचेज के बीच के पोर्शन को क्या कहा था, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक।
ये कहानी थी पूरी। हालांकि थ्योरी याद रख पाना थोड़ा सा कठिन लगता रहता है, लेकिन ये जो डायग्राम से हमने समझाया था ये बहुत शानदार था। अगर इसको तुम समझ पाओ कि ऐसा लगता है अभी अभी कच्चा तरबूज बना, थोड़ा तरबूज की उम्र बढ़ी तो वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा, और बीच बीच का पोर्शन लाल लाल होने लगा, किनारे किनारे के तरबूज सफेद सफेद है, सफेद वाला छूने पर हार्ड भी लगता है, उसी पोर्शन को कॉर्टेक्स मेडुला कहा था। आगे चल के कॉर्टेक्स कैसे डिफरेंशिएट हुआ और मेडुला। तो आज हम लोगों ने, आज के इस लेक्चर में हमने पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम समझा। नेक्स्ट में हम तो बताएंगे कि जाइलम फ्लोएम के मास अर्थात वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं और क्या उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, इसमें इतना ही पड़ेगा।